सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 15 दिसंबर है, डिस्कशन बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। पीपीटी बनाने में बहुत मजा है, उतना ही मजा मैं पढ़ाने में लूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। दो पार्ट में ये पूरा डिस्कशन डिवाइड होगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे बहुत डिटेल में, आज की डेट में मजा आ जाएगा सुन के आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में फिर न्यूज एनालिसिस वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें कई सारी चीजें एडिटोरियल की रिपीट भी हो रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो प्रीलिम्स पास कर क्या कर लोगे, आगे तक नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए फोकस पूरा अपना कंबाइन स्टडी पर करो। अगर आप लोग बस फैक्ट्स फिगर रटते हुए रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए पूरा डिटेल में स्टडी करो, ताकि सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल सके। अगर एडिटोरियल को आप लोग ढंग से कवर करते हो तो इसमें आप लोगों का एसए का पेपर, एथिक्स का पेपर, इसी के साथ में आंसर राइटिंग, इसी के साथ में इंटरव्यू, सारी चीजें आप लोगों की कवर होती है। तो इसलिए ओनली प्रीलिम्स के लिए तैयारी मत करो कि बस प्रीलिम्स क्लियर हो लिया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर उस तरीके से काम करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, तो थोड़ा सा ध्यान करो, ठीक है। आज का जो थंबनेल है ये एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या, यहाँ पर ये जो मैडम थी पार्टियां कर रही थी, और इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर उस पार्टी के अंदर कई सारे लोग जो हैं वो कोविड-19 से ग्रसित पाए गए। तो अभी यहाँ पर इनको कोरोना सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया। यानी कि ऑलरेडी तुम बीमार हो और पार्टियां चल रही हैं, यहाँ पर कितने सारे लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी ये बीमारी झेलनी पड़ रही है। अगर कोई गरीब तबका सोसाइटी का कुछ ऐसी हरकतें कर दे कि मास्क नहीं पहन रहा है, कुछ ऐसी बातें, तो उस पर कई बार आरोप लगाने लगते हैं। पर लेकिन सोचिए, इतनी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो क्या इंपैक्ट इसका सोसाइटी पर पड़ता है। वो नहीं कहते हैं कि तो इसका हमारे समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो देखिए, अपनी जगह अगर देखा जाए तो ये कम से कम जो खासकर ऐसी पर्सनैलिटी जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब चीजों के बारे में बातें करें और खासकर इन चीजों से दूर रहें। जब यहाँ पर ये ऑलरेडी ये बीमारी से ग्रसित है, उसके 1-2 दिन पहले यहाँ पर खूब पार्टियां चल रही हैं करण जौहर के वहां पर, तो वो सारी बातें बोली गई। तो सुपर स्प्रेडर का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यार ये बीमारी ऐसी है जो कहीं गई नहीं है, यहीं पर ही रहने वाली है। तो अपनी दवाई डोज वगैरह अपने लगवा लीजिए, और इसी के साथ में आसपास में अवेयरनेस फैलाइए। जो भी लोग आज की डेट में ये आप लोगों के आसपास में खासकर मास्क वगैरह यूज करना बंद कर चुके हैं, उनको भी बोलिए और आप लोग भी मास्क वगैरह यूज करिए। क्योंकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर जितना आप लोग बचाओगे उतना ही ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये तो थी कुछ ज्ञान की बातें। आइए अब बात करेंगे काम की बातों की। तो यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं इन आर्टिकल्स के बारे में, ताकि आप लोग अपना माइंडसेट तैयार कर सकें कि अच्छा आज ये पढ़ने वाले हैं, यानी उन्हें कहते हैं दिमाग के अंदर क्या क्या जाने वाला है। तो उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट यहाँ पर कर पाए। पहले आर्टिकल यहां पर होगा, इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है। तो इन्फ्लेशन के बारे में सारे शाम दाम दंड भेद जो भी हैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से कौन इनको काउंट करता है, बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है आप लोगों का, कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग क्या बोलोगे, बताइए। जिस किसी को पता है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को ये बताना है। जब भी आप लोगों का सैलरी बढ़ती है, और सैलरी बढ़ाने के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली कि डेयरलेस अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर दिया जाता है या फिर रिटेल पर, यानी कि डब्ल्यूपीआई पर दिया जाता है, सीपीआई पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, और आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि चीजें रटते हो समझते नहीं हो। तो चीजों को समझा करो, रटना नहीं है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को चीजें समझाऊंगा काफी डिटेल में, आप लोग इनको जान पाओगे काफी अच्छे से। नीचे वाला जो आर्टिकल है, सीबीएसई के द्वारा कुछ गलती की गई तो उसके द्वारा माफी मांगी गई, उसी के बारे में आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल भी उसी के बारे में है, और ये वाला आर्टिकल भी उसी के बारे में है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, आखिर मुद्दा क्या था, निकल कर क्या आ गया, और क्या भी इश्यू बन रहा है, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेकर चलना चाहिए बच्चों के लिए हम लोगों को। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है अगर देखा जाए। और एजुकेशन के बारे में याद रखिएगा, संविधान के अंदर जाएंगे 7वें शेड्यूल में, तो आप लोगों को एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर उसको रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में याद रख सकते हैं। हेल्थ कहां पर रखा गया बताइए जरा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग भी यूज कर सकते हैं,
और डायरेक्ट इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को इनको प्रिपरेशन करके चलना है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये एनएमपी, ये पहले मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, फिर से आर्टिकल यहाँ पर आए तो डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। बोलते हैं इसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आखिर क्या था ये, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा कमाने की बात की गई थी। पूरे प्रोजेक्ट के मुद्दे के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आप लोग का होने वाला है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आजादी से पहले कैसा था, आजादी के बाद कैसा है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट पर ये इंपैक्ट डालने वाला है। बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है, जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टैटिक प्लस करंट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। यहाँ भी स्टैटिक और प्लस करंट रहेगा और यहाँ भी स्टैटिक प्लस करंट रहेगा। तो काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। ये साइड में जो छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को जो नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के अंदर क्या मुद्दा है अभी यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट वाले हैं अगर वो कोयले के फील्ड में आकर काम कर रहे हैं तो उनको कैसे रोकना है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि ये जो है स्टेट का वैसा मुद्दा हो गया, एक तरीके से लोकल एरिया में काम जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसको बोलते हैं आप लोग सिंगरेनी कोल बेल्ट। ठीक है, तो सिंगरेनी कोल बेल्ट के बारे में बात की जा रही है, तो कहां पर है, ये तेलंगाना के अंदर है। एक तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। बाकी कोयले के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 में जो रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाती है, तो उसके हिसाब से मैं इसको कवर करूंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट दे रखा है, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है उनकी जॉब जा रही है, उसके बारे में ये एनालिसिस है, ये मैंने इसमें भी डाल दिया है और आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बारे में आप लोग देख लेना कि किस तरीके से अभी फिलहाल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, उसका रेट कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लेबर का कितना पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में बात की जा रही है, गांव वाले एरिया में, शहर वाले एरिया में और टोटल मिलाकर। इसी के साथ में अर्बन और रूरल में क्या क्या आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा और कितने टाइप की जॉब कैसे हैं, कोई फार्मर है, कोई डेली वेज वर्कर है, कोई सैलरी वाला है, कोई बिजनेस वाला है, तो सबको एक काउंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 मिलियन जो सैलरीड जॉब लॉस्ट हो चुकी हैं, अगर बात करें अभी रिसेंटली नंबर के महीने में। 6 मिलियन का मतलब क्या है, अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब 6 मिलियन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 लाख के करीब। जैसे हमारे फैमिली जो है वो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 1 मिलियन होने वाली है। ठीक है, तो ये 10 लाख हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि पूरा 10 लाख का परिवार हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। और एक कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या सरप्राइज है 10 लाख पर, मतलब 1 मिलियन पर क्या सरप्राइज आने वाला है। कई सारे सरप्राइज है, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर फेस कैम वीडियो बनाना। चलिए ठीक है देखते हैं आप लोग इसको अच्छे से जल्दी से ज्यादा चीजों को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे, फिर फेस कैम वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप लोग इसको टारगेटेड वे में इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, देखता हूं कितनी जल्दी चीजें कंप्लीट होती है, फिर चीजें हम लोग लेकर चलेंगे अच्छे से। ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे इनिशिएटिव आने वाले हैं आप लोग के। एग्जाम पास में आएगा और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो अच्छे से कमर कस कर रही है, बहुत कुछ आप लोगों के सामने मिलने वाला है। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए लेक्चर को, जितना भी आप लोग सीखते हैं कोशिश करो कि पढ़ाई ऐसे करो कि दूसरों को पढ़ा सको। अगर ये वाली टेंडेंसी में आप लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, जो पढ़ लोगे उसको कभी भूलोगे नहीं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये जो साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है और ये बेसिकली पूरा जो मेन मुद्दा है ये यहाँ पर बात करें किसके बारे में। वैसे तो स्टार्टिंग में तो पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है, आगे चलकर फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल 25 के बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में आर्टिकल 26 के बारे में बात की जा रही है, 29 के बारे में बात की जा रही है। जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है लोगों के, तो उनका हनन हो रहा है, तो ये बातें की जा रही है। तो एक ओवरव्यू हल्का सा आप लोगों को इस आर्टिकल का भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो बहुत ही प्यारा डिस्कशन रहेगा, अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक। ठीक है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इंपोर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, बात की जा रही है कि आप लोगों को ये बताना है कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी मैंने आप लोगों की जो नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसमें ये पूरा टॉपिक भी कवर किया था। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर में सी राजगोपालचारी जी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ठीक है, तो वहां पर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट है। तो इसका आंसर दीजिए, फिर आप लोगों को मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो टेंशन मत लेना, वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक एक करके पॉइंट सारे हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको AFSPA आप लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों से थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा एक्ट है जो कि अभी आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोगों को ये बोले कि यार ये एक्ट है अभी हमारे देश में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बहुत पुराना एक्ट है। अगर बात करें यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर भी इसको यूज किया जाता था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। प्री इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के पहले कैसे यूज करते थे। तो हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और नाम है, बताइए क्या है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, पता है आप लोगों ना? अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त में इसको स्टार्ट किया गया था। लोकेशन आप लोगों को बतानी है कहां से स्टार्ट किया गया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, ठीक है। तो यहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि एक तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट किया गया, इसी में नारा दिया गया था हमारे देश में, याद होगा आप लोगों को, जब बोला गया था कि करो या मरो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहां पर लॉन्च किया गया, तो उस टाइम पर यहां पर बहुत सारे लीडर जो हैं उनको पकड़कर जेल में डाला गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लीडरलेस मूवमेंट भी कई बार बोल देते हैं चीजों को, कि हाँ एक तरीके से एक लीडरलेस मूवमेंट हो गया। जैसे यहां पर ये स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो बिहाइंड द बार सबको रख दिया गया। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। आखिर कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, उसके अगले ही टाइम यहाँ पर जो वॉइसराय हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। तो 1942 में ये था और 1942 में यहाँ पर ये आ गया। तो वायसराय कौन थे यहाँ पर? तो लिंगलित गो थे यहाँ पर, इनके द्वारा ये लेकर आया गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। तो इसका मतलब यह था कि एक तरीके से आर्म फोर्स को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि बोला जा रहा था इसको लाइसेंस टू किल दे दिया, यानी कि एक तरीके से उनको इतनी पावर दे दी कि अगर तुम किसी को मारोगे भी तो कोई आप लोगों से पूछेगा नहीं कि इनको मारा क्यों है। तो ये डिस्टर्ब एरिया में ये सारी चीजें देखने को मिली। तो अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर ऐसा एक माहौल बनाया गया था। वही माहौल फिर आगे चलकर कंटिन्यू होने लगा जब हमारा देश आजाद हुआ। आजाद हुआ हमारा देश, तो उसमें कई सारे ऐसे माहौल बन गए कि कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की कि कोई ऐसा एक्ट देश के अंदर होना चाहिए। मजबूरी क्यों बन गई उसको समझते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया और ईस्ट बंगाल हो गया या यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, तो कई सारे ऐसे एरिया थे जब यहाँ पर डिवीजन चल रहा था हमारे देश का। तो ये इस तरीके से कुछ डिवाइड आप लोगों को देखने को मिल रहा था। एक साइड में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिला, जो कि आज की डेट में उसको पहले वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। एक साइड में देखोगे तो आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलता है आज की डेट में, उसको आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। 1971 के बाद में ये बांग्लादेश बन गया। बाकी ये कई सारे ऐसे अंदर छोटे छोटे एरिया थे, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है। गोवा को आगे चलकर हमारे द्वारा 1961 में एनेक्स किया गया पोर्चुगीज से, ठीक है। इसी के साथ में कश्मीर हो गया, यहाँ पर हरि सिंह जी थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। तो जरूरत बन गई कि बहुत सारे ऐसे डिस्टर्ब एरिया हो गए देश के अंदर में, जिनको अगर कंट्रोल करना है तो कुछ ऐसा एक्ट हमारे पास में होना चाहिए ताकि सिचुएशन को हम लोग संभाल कर चल सके। तो इसी के लिए आजादी के बाद में हमारे देश के अंदर लेकर आ गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको ये बोला गया, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। अध्यादेश आप लोगों को पता है ना संविधान में किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लेकर आती है आर्टिकल 1, 2, 3, सबसे आसान आर्टिकल है आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती है वो किस आर्टिकल के तहत लेकर आती है। तो ये छोटी छोटी बातें कल आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो पता भी चल जाएगा, बताइएगा इसके बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं, अब आजादी के बाद आ गए हम लोग। आजादी के बाद लगा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एरिया में डिस्टर्बेंस है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमारे द्वारा पास किया गया 1958 में पार्लियामेंट के द्वारा। तो यानी कि एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी कि एक जामा पहना दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा पास कर एक्ट को, ताकि एक पावर दी जा सके कि कैसे जो डिस्टर्बेंस वाले एरिया है जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है उनको कैसे कंट्रोल करके चलना है। तो आर्म फोर्स को ये स्पेशल पावर यहां पर दे देगी उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो स्पेशल पावर आर्म फोर्स को यहां पर दी गई है, तो उसके चलते यहां पर कई सारे एरिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया। जैसे कि यहां पर डिस्टर्ब एरिया है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्ब एरिया अगर यहां पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, इसी के साथ में मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहां पर नागालैंड हो गया, यहां पर त्रिपुरा हो गया, और यहां पर फिर आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आर्म फोर्स स्पेशल पावर ये 90s यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली चले हुए आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी है जैसे कि कई जगह से हटाया भी गया, जैसे त्रिपुरा से हटाया गया 2015 में, मिजोरम से हटाया गया 1986 में, ठीक है। पंजाब में यहाँ पर चंडीगढ़ में कई जगह आप लोगों को इंपोज किया गया था 1983 में, फिर आगे चलकर हटा लिया गया 1986 में। तो कई जगह यहाँ पर चंडीगढ़ से हटा लिया गया 1997 से। तो ऐसा है कि जहां जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर इसको लगाते हैं, और जहां जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर इसको हटा भी लेते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर जहां पर लग गया वहां पर ये लगा ही रहेगा, तो ये यहाँ पर बोला जाता है। पर लेकिन हो क्या रहा है अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्यों हटाने की बात की जा रही है? क्योंकि अभी एक इंसिडेंट देखने को मिला यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स और लोकल एरिया के बीच में। गलत इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्स को किसी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई, जो इंटेलिजेंस जो भी गैदरिंग थी वो गलत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके द्वारा जब फायरिंग की गई तो कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए।
अब यहाँ पर जो लोकल एरिया के लोग जो हैं वो फिर फोर्सेस पर उमड़ पड़े, तो उनको अपने बचाव के लिए फिर से फायरिंग करनी पड़ी और फिर से कई सारे लोगों की जान चली गई। तो ये पूरा इंसिडेंट जो था ये काफी ज्यादा गलत इंसिडेंट देखने को मिला। इसमें हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको माफी भी मांगी गई थी। ये गलत इंफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। तो इसके चलते जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि रिपील कर दो, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि हाँ, पर लेकिन रिग्रेट नहीं करना है, आप लोगों को रिपील कर देना है, क्योंकि हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमारे अंदर, इसको हमारे पास में नहीं होना चाहिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो ये इसके लिए आप लोग अगर डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों का यहाँ पर 2 और 3 जो आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है पेपर के अंदर में, तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कब इसको इंप्लीमेंट किया गया, क्या क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। पहले क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात की जा रही है। हैज बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑपरेशन, यानी कि एक तरीके से लोगों की उत्पीड़न का ये रीजन बन गया है। और इसी के साथ में बोला जा रहा है एंड हैज लेड टू द मेनी केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वोलेशन। In the light of this statement, critically examine whether a democratic state like India afford to have such a regression law, यानी कि एक ऐसा रिग्रेसिव लॉ होना चाहिए हमारे देश में। तो ये बोला गया है। तो इनके आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो उत्पीड़न का साधन बन चुका है, मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इस कथन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये इस तरीके से इसके बारे में फोकस करना है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक देश में हमारे ऐसे कोई कानून होना चाहिए यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में कि वो जनता को सप्रेस कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया, तो यहाँ पर इसलिए रीजन आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अभी यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है, तो इस एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन दे रखे हैं जिनमें यहाँ पर काफी ज्यादा पावर दे दी गई है आर्म फोर्स को, और यहाँ पर उस पर कोई चेक और बैलेंस भी नहीं लगाया है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं पर भी जाकर किसी के भी घर में घुस सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर अगर पता चला किसी एरिया में टेररिस्ट घुसे हुए, तो वहां पर ऐसा तो नहीं कि पहले परमिशन लेकर आएंगे और फिर जाकर वहां पर वो घुसेंगे, तब तक तो टेररिस्ट यहाँ पर आकर उल्टी सीधी हरकतें कर डालेंगे। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ पावर ऐसी दे दी गई जिनकी मेरे हिसाब से तो जरूरत भी है, पर लेकिन जो पावर किसी को मिलते हैं, तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा स्पाइडरमैन मूवी का, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप लोग लाइन यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अगर किसी के हाथ में पावर है, कल को चलकर आप लोग डीएम बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाकर उन लोगों की गर्दन पकड़ना स्टार्ट कर दो जिनसे आप लोगों की कभी दुश्मनी रही है, वो आप लोगों की पावर का गलत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पता चला घर में आप लोग को 2-3 पुलिस वाले मिले हुए, मतलब जितने मिलते हैं वहां पर, तो उसको आप लोग क्या करें, किसी को सब्जी लेने भेज रहे हैं, किसी को अपने घर में बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए भेज रहे हैं, उन्हें एक घर का सामान खरीद कर लेकर आ जाओ, वो सारी चीजें जो रहती हैं वो एक तरीके से एक्स्ट्रा ड्यूटी का काम नॉर्मली कई बार कराया जाता है। तो वो जितना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही उनसे कराना चाहिए, एक्स्ट्रा काम अपना खुद का पर्सनल अपने आप से कराना चाहिए। नॉर्मली ये चीज देखने को मिलती है। तो ये गलत पावर का इस्तेमाल नजर आता है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत यहाँ पर पावर तो दे दी गई है, पर लेकिन ये बोला जाता है कई बार कि रेस्पॉन्सिबल तरीके से उस पावर का यूज नहीं किया जाता है, उसका मिसयूज हो जाता है कई बार, पहली बात। दूसरा बात यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, उसी के साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। यहां पर ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह, अगर गलती हो गई आर्म फोर्स से कोई और उनके खिलाफ अगर किसी को कोई केस डालना है, कोई केस स्टार्ट करना है, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथोरिटी के उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि यहां पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी आर्म फोर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो यहां से ये लगता है कि एक ऐसा लॉ बना दिया देश के अंदर में कि आर्म फोर्स को कई बार ये बोलते हैं कि इस शब्द भी यूज किया जाता है कि एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उसको एक्सट्रीम लेवल पर मिस यूज भी कई बार यहां पर हो जाता है। पर लेकिन यार कई बार ऐसा माहौल भी रहता है कि सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो यहां पर बुद्धा वाली बात हो जाती है कि बुद्धा वाले पाथ की बात कि सिक्योरिटी फोर्स भी अपनी जगह सही है और जहां पर ऐसा कुछ गलत देखने को मिलता है वो भी अपनी जगह सही है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका यह कि मिनिमम गलतियां हो वो फोकस हम लोग को करना चाहिए, ऐसा पाथ हम लोग को लेकर चलना चाहिए। और उसके चलते क्या होना चाहिए कि पहले ढंग से चीजों को चेक किया जाए, आनन फानन में कोई भी ऐसा स्टेप न उठाया जाए ताकि ऐसा कोई माहौल क्रिएट कर दे। इसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री में एक कोर्ट में कमेटी गई, यहां पर कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, इसके बारे में आगे बात भी करूंगा। जीवन रेड्डी उसने बोला रिपील कर दो आर्म फोर्स को, इसकी जरूरत नहीं है। देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोगों को अधिकार है अपनी बातें रखने का, और इस तरीके से अगर आप लोग ये ऐसे स्टेप उठा रहे हो तो काफी गलत है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कंट्रोवर्सी, कुछ और समझ लेते हैं। आज की डेट में ये माना जाता है कि एक तो यहां पर ये काफी गलत है क्योंकि एक इंसान के खिलाफ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है लोकल जनता के खिलाफ, तो अपने ही देश के खिलाफ हम लोग अपने ही देश के लोगों के खिलाफ कई सारी ऐसी हरकतें जब निकल कर आती है तो ये ह्यूमन राइट यानी कि इंसानियत का हनन हो रहा है। और
अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बातें करेंगे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसी के साथ में इंटरनेशनल जो यहाँ पर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये सारे हम लोग अगर देखने को मिले ये इंटरनेशनल लेवल के पार्ट है, हालांकि यहाँ पर इनके सिग्नेटरी नहीं है, हम लोग रेक्टिफाइड को कर चुके हैं। तो कहना ये जाता है कि यहाँ पर ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका हम लोग पार्ट है ऑलरेडी, तो कैसे इनको लेकर चला जाए। तो यहाँ पर बोला जाता था कि गलत है यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जैसा एक्ट होना, वो नहीं होना चाहिए था। इवन BP जीवन रेड्डी कमेटी के द्वारा बोला गया यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट में जब इसको लगाया गया, और इसी के साथ में वीरप्पा मोइली रिपोर्ट के द्वारा जो कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात आप लोग करते हैं, तो उनके द्वारा रिकमेंड किया गया दोनों के द्वारा कि इसको रिपील कर दो। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में, जो कि 2013 में आई, और इसी के साथ में जस्टिस जो हेगडे कमीशन है 2013 में, उनके द्वारा जो बोला कि एड्रेस करने की जरूरत है कि इसके अंदर एब्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत तरीके से, एक तरीके से यहाँ पर। और जो यहाँ पर दंड मुक्ति वाला बात दे रखी है यहाँ पर कि हाँ आर्म फोर्स के जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है कुछ भी कर ले, उनको जो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रखी है कि हाँ उनको दंड नहीं मिलेगा भले उनसे कोई गलती भी हो जाए, तो वो गलत है, वो कम से कम हटा लेना चाहिए ताकि पावर को ढंग से यूज किया जाए। तो यहाँ पर जो एक कमेटी है जिसको हेगडे कमीशन बोला गया, ये कमीशन जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो इसने बोला कि गलत हाँ मिसयूज हो रहा है, मणिपुर में भी यहाँ पर गलत तरीके से मिसयूज किया गया है इस एक्ट का, तो ऐसा कमीशन के द्वारा भी डायरेक्ट बातें सामने रखी गई। यानी कि केसेस ऐसे कई सारे देखने को मिले हैं जिसमें कमीशन के द्वारा ये बातें बताई गई कि हाँ भाई साहब आप लोग इस एक्ट का जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, तो इसका मिसयूज ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए था। आगे यहां पर बात करें, अभी तो फिलहाल ये है, एक टाइम पर यहां पर आसाम डिस्टर्ब एरिया एक्ट हुआ करता था। अगर बात करें जब से इस स्पेशल पावर एक्ट आया तो 1955 में फिर यहां पर क्या था, नागा अपराइजिंग जो हो रही थी नागा एरिया में, जो ग्रेटर नागालिज्म नागालैंड की बात कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए यहां पर ये चीजें निकल कर आई। अब यहां पर इसको मिनी AFSPA भी बोलते थे, तो कोई आप लोगों से पूछ ले मिनी AFSPA क्या था यहाँ पर, तो ये था आसाम के अंदर जब यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट, तो कई सारे लोकल एरिया में ऐसे ऐसे एक्ट हुआ करते थे, पर लेकिन जैसे यहाँ पर AFSPA आया फिर सबको रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास में पावर थी डिक्लेयर करने की, पावर है किसी पर्टिकुलर एरिया को या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई किया जाता है गजट के अंदर में कि ये डिस्टर्ब एरिया है, और फिर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी कई सारे स्टेट हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जो कि रिपील कर चुके हैं जो उनका डिस्टर्ब एरिया एक्ट था, और सारे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को यूज करें, वरना पहले सबके अपने लोकल एक्ट हुआ करते थे। अब यहाँ पर मुद्दा क्या बन जाएगा आप लोगों से डायरेक्ट, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आर्टिकल के अंदर, तो फंडामेंटल राइट के अंदर जाओगे तो आर्टिकल 22 जो है वो यहाँ पर हनन हो रहा है। पार्ट 3 के अंदर आप लोगों ने देखा हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो पार्ट 3 में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल बेसिकली देखेगा आप लोगों को बात करता है किसके बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 भी देखने को मिलते हैं जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 22 करता है कि पावर आर्बिट्रेरी अरेस्ट और जो डिटेंशन, तो ये नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर, एक नहीं ऐसा कि फालतू में किसी को गिरफ्तार करके ले गए, तो सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। काफी डिटेल में ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर रखे हैं, इवन अगर सर्च भी करोगे पॉलिटी के अंदर अलग से लेक्चर है इनका, ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा। एब्यूज किया जाता है पावर को, आर्म फोर्स डिसोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर यहाँ पर तो बात की जा रही है कि एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर जो आप लोगों ने यहाँ पर दे रखी है, तो ये अंडरमाइन करती है हमारे जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो इसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है कि इसको रिपील कर देना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है एक्ट, यहाँ पर बहुत सारे हनन यहाँ पर होते हुए पाए जाते हैं, ये बात इनके द्वारा बोली गई। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं रिपील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, ठीक है, आप लोगों से अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले यहाँ पर ये, तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं क्या आंसर आप लोग देते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। और देखिए ये जो भी आप लोगों के पास में पीडीएफ रहती है ना, इनका फायदा क्या होता है, एक बच्चा बोला है कि सर आप क्या करा करो, जो न्यूज़पेपर दिखा दिखा के पढ़ा दिया करो, ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं वहां पर पढ़ा दिया। यार देखिए वो ना बहुत आसान तरीका है, मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर दिखा दिखा के पढ़ा दूंगा, उसमें पता है क्या है, आप लोगों को एक तो आप लोगों के पास में प्रॉपर पीडीएफ रहती है, नोट्स रहते हैं आप लोगों के हाथ में, तो ये नोट्स को आप लोग रिवीजन कर पाओगे मंथली जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इनकी। अब उस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो बिल्कुल आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप लोगों को पीडीएफ दिखानी है और वहां से बस मुझे डिक्टेट करना है। उसमें तो पीपीटी में बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, वरना पढ़ने में तो 1-1.25 घंटा मुश्किल से लगता है पूरा न्यूज़पेपर, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोगों के हाथ में नोट्स आ जाते हैं पीपीटी की फॉर्म में,
जिनको फिर मंथली में आप लोगों को इनको मर्ज भी कर देता हूं और आप लोगों के हाथ में एक मंथली पीडीएफ आ जाती है। तो एग्जाम में जब बैठोगे ना तो यही चीजें काम आने वाली है। न्यूज़पेपर का ठिया आप लोगों के सामने लग जाएगा, कहां कहां पर क्या क्या पढ़ते फिरोगे, तो उनको कैसे क्लियर करोगे एग्जाम में। तो इसलिए ऐसी चीजों से थोड़ा सा अगर आप लोग इस तरीके से उनको देखकर चलोगे तो एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने प्रॉपर नोट्स अपने पास में तैयार रखो ताकि दिक्कतें देखने को मिले, और पीडीएफ एक बार को आप लोग इनको आराम से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें तो कुछ ही नहीं है, मैं आप आराम से देखकर उसमें कुछ करना ही नहीं है, मुझे 1 घंटा पढ़ने में लगता है और फिर दिखा दो आप लोगों को उसमें। तो ये सारी चीजें एक तरीके से एक प्रॉपर लेक्चर बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पार्ट में पास में सारी चीजें रहे प्रॉपर वे में, ठीक है। वरना न्यूज़पेपर जो रहता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं रहता है, वो जनता के पॉइंट ऑफ से बनाया जाता है, और यहां पर मैं चीजें निकाल कर लेकर आता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो इस तरीके से आप लोग समझो इसको, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है तो लेक्चर को जरूर आप लोग इसको एक तरीके से लाइक कर सकते हैं, या फिर अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के अच्छा लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा कल बोला गया बड़ा ही प्यारी बात, बोल रहा है कि सर लेक्चर में इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसे ही खुआ करो, ठीक है। फिर बाद में आके कर दिया करो, कोई बात नहीं, पहले लेक्चर को एंजॉय करो आप लोग, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई मतलब समझेंगे अभी यहाँ पर डिटेल में, अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है वो भी फिर हम लोग जानेंगे। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग आज की डेट में पूछे कि महंगाई का क्या मतलब है, तो महंगाई का मतलब सीधा सीधा ही होता है कि अगर मार्केट में चीजों की महंगाई बढ़ गई है तो आप लोगों के पास में जो मनी है उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण यहाँ पर दूं, अगर एक चाय का कप जो है ये मान लीजिए आप लोग आज के डेट में 5 रुपए का पीते हैं, हालांकि 5 का आता नहीं, आज तो महंगे हो चुके होंगे, 10 का मान लीजिए आप लोग, चलिए तो 10 रुपए का आप लोग चाय का कप लेते हैं। तो चाय का कप आप लोगों ने 10 रुपए का खरीदा, तो 10 रुपए का खरीदा आज की डेट में, तो आज की डेट में 10 रुपए है, आप लोगों ने चाय का कप खरीद लिया, सही है, आप लोगों ने चाय पिया, उन्हें चटकारे मारे और मजे लिए और एंजॉय करके आप लोग निकल गए। पर लेकिन 1 महीना बाद आप लोग आए तो पता चला चाय की जो पत्ती है उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और दूध की भी वैल्यू जो है यहां पर बढ़ गई, दूध का भी प्राइस बढ़ गया। अब ये जो कप 10 रुपए का आ रहा था, इस कप की वैल्यू जो है वो 15 रुपए हो गई। तो इससे क्या हुआ, पर लेकिन आप लोगों के पास में तो 10 ही रुपए, आप तो घर से 10 ही रुपए लेके आए थे चाय पीने के नाम के, पर पता चला यहां पर तो यार 10 रुपए की जगह 15 रुपए हो गया है। तो इन्फ्लेशन जो है 5 रुपए जो यहां पर बढ़ गया है, उसने आप लोगों की मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर दी है। यानी कि जो 10 रुपए में एक चाय का कप पहले आप लोगों को मिलता था, उसी 10 रुपए में अब ये चाय का कप नहीं मिलेगा, तो मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ये होता है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसलिए यहां पर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है काफी ज्यादा, और 3 तरीके से यहां पर नॉर्मली ये इन्फ्लेशन जो होता है वो यहां पर आप लोगों का इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। ये कैसे होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। यानी कि एक तरीके से ज्यादा लोग एक ही सामान के पीछे पड़ गए, सबको यही सामान चाहिए तो सामने वाले ने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। सप्लाई इतनी होनी रही है जितनी मार्केट में डिमांड है, कि यहां पर बोलते हैं कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। कोस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया चाय की पत्ती का प्राइस बढ़ गया, दूध का प्राइस बढ़ गया, तो एक कोस्ट हो गया यहां पर, एक तरीके से उसका पुश हो गई है। तो इसकी वजह से यहां पर जैसे यानी कि टैक्सी लेकर आप लोग कहीं जा रहे हैं, पहले 5 किलोमीटर अगर कहीं जाते थे तो वहां पर 100 रुपए लगते थे, ठीक है, अब यहां पर 5 किलोमीटर जाते हैं तो 150 रुपए लगने लगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो एक कोस्ट पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट देखने को मिलेगा बुल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बुल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आप लोग की सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट हो गया 20%, ठीक है। तो यहां पर अगर 20% सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया तो कोई फोन खरीदेगा, ठीक है, कोई घर का कुछ सामान खरीद कर लेकर आएगा, तो आप लोगों का जो यहां पर इसकी वजह से जो आप लोगों की वेजेस जो इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से जो मार्केट में जाकर आप लोग सामान खरीदते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में जो रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और वहां पर जो एक तरीके से मार्केट के अंदर में सामान खरीदने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, कि हम मार्केट में काफी सारे लोग खरीदने आ गए, तो इसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये तो हो गए कि कोज क्या क्या है इन्फ्लेशन के, ठीक है। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि यार इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर इन्फ्लेशन को नापने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बोलते हैं WPI और दूसरे को बोलते हैं CPI। अब WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, उसको बात करेंगे। इसको बोलते हैं ऐसे चेक करते हैं महंगाई, यानी कि WPI और CPI के थ्रू चेक करते हैं। WPI जो होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि होलसेल यानी कि थोक के भाव में सामान खरीद लेना। जैसे एक कंपनी में से यहां पर सामान उठकर आया, मान लीजिए कोई कंपनी है वो जूते चप्पल बनाती है, एक दुकानदार लेकर आया जूते चप्पल थोक के भाव में क्योंकि उसको बेचने हैं, तो यहां पर क्या हो गया, ये थोक के भाव में इसको लेकर आ गया। पर लेकिन यहां पर थोक के भाव में दुकान तो आगे लेकर, ये होलसेल प्राइस हम लोगों ने चेक कर लिया, पर रियलिटी में जो असली चेक होता है वो क्या होता है, वो है कस्टमर के पास में, ठीक है।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो होता है जब यहां पर अलग अलग दुकान पे ये जूते चले जाएंगे फैक्ट्री में से, अब यहां पर कस्टमर इसको खरीदेंगे, तो कस्टमर तो थोक के भाव में लेकर नहीं आएंगे, कस्टमर तो एक जूता लेकर आ गए, दो जूते लेकर आ गए, अब ऐसे तो नहीं हाथों में भी जूते पहनेंगे, ठीक है, तो जूते ही जूते हो रहे हैं घर में सब जगह, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दो तरीके से ये नजर आता है WPI और CPI, यानी कि एक तो होता है जो थोक के भाव में और एक होता है जो यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर लगता है। अब यहां पर ये भी दो कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो होता है गुड्स के ऊपर और एक होता है सर्विसेज के ऊपर। गुड्स क्या होते हैं, पिज्जा बर्गर ये बैग वगैरह बोतल कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि मेडिकल सर्विस होगी, साफ सफाई करने वाले हो गए, गार्ड हो गया, तो इस सर्विसेज के ऊपर भी यहां पर लगता है। तो इस तरीके से दो जगह आप लोग इसको डिवाइड यहां पर देखते हैं गुड्स और सर्विस की कैटेगरी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब और अच्छे से कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिनके हिंदी टर्म्स भी आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। समझिए यहां पर जैसे कि WPI और CPI को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो थोक मूल्य सूचकांक, और इसी के साथ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इनको बोलते हैं। तो दो प्राइमरी ये मेजर होते हैं जो यहां पर इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को काउंट करने के ये दो तरीके होते हैं। तो CPI अगर आप लोग देखिए तो CPI इज इक्वल टू WPI प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस रिटेल का जो मार्जिन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, मान लीजिए आप लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको लाने में भी तो सामान में कॉस्ट लगेगी ना, उसके साथ में जो बीच में जो कोई होगा बिचौलिया वो भी अपना खाएगा उसको, यानी कि एक तरीके से जैसे किसानों से आप लोग सामान ले जाकर मार्केट में बेचते हो, तो आज के डेट में मार्केट में जो बिचौलिया बैठे हुए हैं वो खाएंगे और तब कस्टमर तक पहुंचेगा, तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा माल तो एक खा जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड यहां पर करती है। रिटेलर का जो मार्जिन है वो तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है, तो पता चला कितना खा गया बीच में, ठीक है। इसी के साथ में डिमांड और सप्लाई मार्केट में कैसी है वो देखने को मिलेगा, और जो स्टॉक लगाकर बैठे हैं, पता चला मार्केट में प्याज का भाव जो है वो बढ़ा दे दुनिया भर का, क्यों, क्योंकि लोगों ने इकट्ठे कर कर घर में रख लिया, तो वो सारी दिक्कतें भी यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते हम लोग को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बारे में कुछ और बातें अगर बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स को पहले समझते हैं। ये एक तरीका एवरेज प्राइस होता है गुड्स के ऊपर, देखिए गुड्स यहां पर काउंट किया जाता है, ठीक है, जो कि यहां पर ब्रॉड किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं होलसेल मार्केट के अंदर में। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, तो यहां से बन गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहां पर WPI जो है वो मॉनिटर किया जाता है, अपडेट किया जाता है वीकली, यानी कि वीक के बेसिस पर यहां पर अपडेट किया जाता है। तो यहां पर ये अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। प्राइमरी आर्टिकल के अंदर लगभग 102 आर्टिकल हैं, जो कि लगभग 22% इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फ्यूल और पावर लगभग 19, यहां पर 30% देखने को मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो गुड है यहां पर, जो कि एक्स जो यहां पर एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये लगभग 50, ये यहां पर 555, तो 64%, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो WPI जो है यहां पर अगर देखो उसको, तो यहां पर ये कॉस्ट इन सर्विस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला था ना यहां पर अभी आप लोगों को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे कि यहां पर अगर WPI में ये इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो CPI में सारी चीजें इंक्लूड करके यहां पर लाई जाती है। तो यहां पर प्राइमरी, फ्यूल और ये यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो यहां पर इस तरीके से जैसे मंडी लेवल पर हो गया, ठीक है, माइनिंग पे निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और यहां पर फैक्ट्री के लेवल पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला था ना मैंने अभी यहां पर कि होलसेल कहां पर काउंट करते हैं हम लोग, फैक्ट्री के लेवल पर काउंट करते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कस्टमर के लेवल पर आप लोग चले जाएंगे। तो कस्टमर के लेवल पर जाएंगे तो यहां पर CPI कंज्यूमर प्राइस इसलिए बोला गया क्योंकि कंज्यूमर होते हैं कस्टमर, यानी कि हम और आप जैसे जो लोग हैं वो यहां पर खरीद रहे हैं, तो इसलिए इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला गया इसी के नाम पर यहां पर। तो ये बात करता है कि हाँ एक तरीके से रिटेल प्राइस कैसा है, तो गुड्स और सर्विस दोनों चीजें काउंट करते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखिएगा, जो कि कंफ्यूजन में आप लोग को डाल सकता है। दूसरा यहां पर बात करते हैं फूड और सर्विस, अगर बात करें यहां पर, तो इस तरीके से यहां पार्ट बन जाते हैं। बेस ईयर क्या है यहां पर 2012 यहां पर यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। ये अलग अलग है, जैसे कि यहां पर CPI जो हो गया, यहां पर इसी के साथ में क्या होता है UNME, यानी कि जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय जो रहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए होता है, रूरल के लिए होता है, और इंडस्ट्री वर्कर के लिए होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये एग्रीकल्चर वाला भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, रूरल वाला भी, ये अलग तरीके से डिवाइड देखने को मिलते हैं। पर उससे पहले ये समझिए कि यहां पर आज की डेट में इसको काउंट कौन करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। जो कि यहां पर अगर बात करें अदर जो पब्लिश किए जाते हैं यहां पर, यानी कि अगर बात करें यहां पर जो ये UME वाला है, ये जो पब्लिश किया जाता है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, ये यहां पर इसके बारे में बात कर रहा हूं। और बाकी के जो यहां पर ये है, ये यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये न्यूज में भी रहा रिसेंटली, इसके बारे में समझिए, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आज की डेट में यहां पर CSO नहीं है, आज की डेट में NSO है, पहले CSO हुआ करता था, तो इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आप लोग बोलते थे, पर लेकिन आज की डेट में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आप लोग बोलते हैं, यानी कि NSO बोलते हैं। NSO जो है यहां पर ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट हुआ करता था पहले,
उसका नाम चेंज किया गया आगे चलकर। तो यहां पर सीएससी, पहले इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि सीएसआई आप लोग बोलते थे, फिर आगे चलकर यहां पर इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलना स्टार्ट कर दिया 1954 1954 में। बनाया गया था 1951 में सीएसआई के नाम से, आगे चलकर हो गया सीएसओ 1954 में। फिर आगे चलकर यहां पर नाम में तो चेंज किया गया, पर लेकिन इसका जो एक्रोनिम है सीएसओ वो ऐसा का ऐसा रहा, मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया था इसको, यहां पर उसका नाम चेंज करके इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया, यानी कि सीएसओ का सीएसओ ही रहा पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हो गया। तो एक छोटा सा चेंज यहां पर इसमें आगे चलकर किया गया, पर लेकिन अब ऐसा लगा इसको और चेंज करना चाहिए इसके अंदर, तो फिर यहां पर एक काफी बड़ा चेंज आगे लेकर आया गया। अब यहां पर एक नाम था जो कि यहां पर था नेशनल सैंपल सर्वे, वो अलग से सर्वे करता था, और एक था यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये अलग से काम करता था। अब दोनों को मर्ज कर एक ऑफिस बना दिया जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको एनएसओ बोलते हैं। तो सीएसओ और यहां पर जो यहां पर सीएसओ है और एनएसएसओ है, दोनों को मर्ज कर आज के दिन में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहां पर बेसिकली इसको सांख्यिकीय कार्यालय और कार्यान्वयन मंत्रालय आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर इन चीजों को देखता है, जो कि 15 अक्टूबर 1999 में बनाया गया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये दो ऑफिस आज के दिन में आप लोगों को इस मिनिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाली स्लाइड, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी कंट्री में डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो किसके बेस पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर महंगाई भत्ता दिया जाता है यहां पर। तो सैलरीड और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए जब आप लोगों को यहां पर महंगाई भत्ता मिलता है तो यहां से मिलता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां से मिलती है। तो इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। और आरबीआई जो है यहां पर इन्फ्लेशन में जब टारगेटिंग करता है तो आरबीआई भी इसी को ही यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। यानी कि मैं बोलता हूं ना, हमारे देश में जब इन्फ्लेशन नापा जाता है तो 4 + -2 यहां पर चेक किया जाता है, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो 2 के लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन जो होना चाहिए, ये जो महंगाई नापी जाती है हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही यूज करता है यहां पर, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो यहां पर अगर बात करें सीपीआई जो रूरल वाला है, इसके अंदर लगभग 448 के करीब बास्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अर्बन वाले के अंदर में यहां पर ये आप लोगों को 460 के करीब देखने को मिलेंगे, और एक है कंबाइन वाला, तो ये मंथली पब्लिश यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये मंथली पब्लिश किया जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर ये मैंने बता दिया। तो सीएसओ जो था यहां पर उसका नाम चेंज कर दिया गया, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप लोग याद रखिएगा जो कि आर्टिकल के अंदर बता रखे हैं, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। वो क्या है, यहां पर 2 शब्द यूज किए जा रहे हैं, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, आर्टिकल के अंदर आप लोग समझ पाएंगे। अभी है क्या यहां पर, पहले यहां पर एक तरीके से बोला गया, यहां पर देखिए, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन शब्द यूज किया गया है, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए, और इसी के साथ में एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको एक बार मैं समझा देता हूं। पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन आप लोग समझिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, पेट्रोल, गैस सारी चीजें इंक्लूड आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोल देते हैं। तो फिर इन्फ्लेशन कोर में और हेडलाइन में क्या डिफरेंस है, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीजें आप लोगों की आ जाती हैं, जैसे गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, तो ये आप लोगों की हेडलाइन इन्फ्लेशन में आ जाएगी, यानी कि सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं एक मार्केट लेवल पर जब कोर इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं, तो कोर का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी चीजें जहां पर ज्यादा ऊपर नीचे चीजें ना हो रही, कोर वैल्यू नहीं कहते हैं कि इंसान जो है उसकी हरकतें कैसी हैं वो उसकी कोर वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, उसके परिवार की कैसी परवरिश है, आप लोगों ने कई बार ये बातें सुनी होगी। तो जब परिवार की परवरिश है, कोर वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये इंसान पता है कभी चोरी नहीं कर सकता, ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसके परिवार में ये चीजें सिखाई नहीं जाती हैं, तो कोर वैल्यूज होगी उसकी। तो इसका मतलब ये कि कोर वैल्यूज में ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जिन चीजों में ज्यादा चेंज होता है, जैसे फूड हो गया और एनर्जी हो गया, इनके प्राइस चेंज हो जाते हैं जरा सी देर में। आज सब्जी का प्राइस बढ़ गया, कल को पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया जरा सी देर में। तो यहां पर सारे आइटम में सीपीआई में से यहां पर जो जिनके प्राइस बहुत ज्यादा घटते बढ़ते हैं, जैसे फूड और एनर्जी, तो उसको हटा दिया जाता है। तो जो यहां पर इन्फ्लेशन हम लोग काउंट करते हैं उसको हटाने के बाद में उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि यहां पर तो सारा इन्फ्लेशन रहता है हेडलाइन में, पर कोर इन्फ्लेशन में यहां पर जो ये है बेसिकली जिसके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, उसको हटाकर जब हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई चेक करते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन यहां पर बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग समझिएगा। अब थोड़ा सा और बातें कर लेता हूं, जैसे अभी यहां पर आर्टिकल में क्या बातें बोली गई हैं कि अभी फ्यूल टैक्स जो है उसमें कट होना चाहिए, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहां पर उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है कई सारी चीजों का। तो बोला यह गया कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो डिप्लीट हो रही है। मैंने बोला था ना कि चाय की पत्ती का प्राइस बढ़ गया और दूध का प्राइस बढ़ गया, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, डिप्लीट हो गई। यानी कि आप लोग 10 रुपए में अब वो चाय की पत्ती का कप नहीं खरीद पाएंगे, तो परचेजिंग पावर आप लोग की यहां पर कम हो गई।
ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला कि अभी यहां पर चीजें बढ़ गई हैं, तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल जो है कई सारे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काम भी किए गए हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है उनमें कटौती की गई है। आप लोगों को याद भी होगा जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या लगाता है, सेंट्रल टैक्स लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपना वैट लगाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं। तो 100 रुपए से ऊपर भी यहाँ पर जो है आप लोगों ने मार्केट में इनको देखा गया, लोग जो है खरीदते हुए नजर आए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसके ऊपर टैक्स जो लगा रखा है अगर वो कट कर दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कट किया, उसकी वजह से थोड़ा कुछ चेंज आया, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे सही है। इनके ऊपर अगर प्राइस बढ़ता है तो दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये कोर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आते हैं। कोर इन्फ्लेशन मैंने बोला अभी एक्सक्लूड करता है फूड एंड फ्यूल को, ठीक है। तो फूड एंड फ्यूल को हटा दो तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, इसमें सारी चीजें होती हैं, ये कोर इन्फ्लेशन होता है। इसी के साथ में कुछ और इंपैक्ट पड़ता है, हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर डॉलर के कंपेयर में, ठीक है। तो ये इंपैक्ट डालता है, मतलब क्या इसका मतलब यह है कि हमारा पहले मान लीजिए $1 में 70 रुपए आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर $1 में आप लोगों को 80 रुपए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर यूएसए से कोई इंसान हमारे देश के अंदर घूमने आता है, वो $1 लेकर आया, पहले वो $1 में पहले 70 रुपए का सामान खरीद लेता था, अब उसी $1 में हमारे देश में आकर 80 रुपए का सामान खरीद लेगा, यानी कि हमारा रुपया जो है वो सस्ता हो गया डॉलर के कंपेयर में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उसको फायदा हो गया, पैसे जितने लेकर आए उसमें ज्यादा सामान खरीद कर लेकर जाएगा, मजे लेकर जाएगा। पर लेकिन अगर हम अपना रुपया लेकर यूएसए में जाएंगे, पहले जो सामान हम लोग 70 रुपए में खरीद लेते थे उसके लिए हम लोग को 80 रुपए देना पड़ेगा, तो यानी कि हम अगर जाएंगे अब सामान लेने यूएसए में तो हमको महंगा पड़ेगा वो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो इस तरीके से रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपेयर में ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को क्लियर रहेगा तो ही आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। रटकर कभी किसी के द्वारा एग्जाम क्लियर नहीं किए जाते, तो रटना कभी नहीं है, मैं कभी रटने को प्रेफर नहीं करता हूं, तो हमेशा चीजें याद रखनी है आप लोगों को। सेंटर जो है यहाँ पर वो डीप कर रहा है, अगर बात अभी यहाँ पर डीपन किया फ्यूल टैक्स कॉस्ट यहाँ पर, ठीक है, फ्यूल में टैक्स में कट किया गया, तो इसके चलते सप्लाई साइड पे अगर फ्यूल यानी कि अगर ईंधन का प्राइस अगर हम लोग कम करेंगे तो लोगों के हाथ में जो है सामान जाएगा वो सस्ता आएगा, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बताया रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर जो आरबीआई है दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और तभी स्टेबिलिटी आती है। तो दोनों के काम रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है इंप्लीमेंट और फिस्कल पॉलिसी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। और ये सारा जो आरबीआई वाला फंड है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू यहां पर किया जाता है। कल ही मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट की गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी इसको लेकर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इतने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया कि इन्फ्लेशन का पूरा एक चैप्टर मैंने आप लोगों को कवर करा दिया इकोनॉमी के अंदर में, जो जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो, ठीक है। सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन इनको काउंट करता है, यहाँ पर आरबीआई क्या यूज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या यूज करती है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस को काउंट करने में, इसी के साथ में ये एनएसओ क्या होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इतने डिटेल में अब आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते आई होप कि आप लोगों ने इस आर्टिकल को एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, फिर से क्लियर कर लेंगे, कोई जात थोड़ी ना रहे, घर की सरकार है, फिर बोलोगे फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट आर्टिकल जो कि काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। एक जो इंपोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं, हालांकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, हल्का सा सुन लीजिए इसके बारे में। कोयला जो है वो काफी अबंडेंस एरिया में पाया जाता है, तो नॉर्मली भी तेलंगाना के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको यहाँ पर कोयले के अंदर अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आनंद फानन में निकालेगा। आप लोगों ने केजीएफ मूवी किस किस के द्वारा देखी गई है, इसको बोलते हैं कोलार गोल्ड माइन। तो यहाँ पर गोल्ड जो कोयला निकाला जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या निकालते थे, ये यहाँ पर सोना निकालते थे। तो देखिए ऐसे काफी लार्ज स्केल पर बड़ी बड़ी खान होती है जहां से कोयला निकाला जाता है। तो बड़ी बड़ी खान होती है अगर किसी प्राइवेट के हाथ में दे दी गई, उसको तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना, एक नहीं कहते कि अपनी खुद की सरकार है, जितना चाहे निकाल कर ले जाओ, तो वहां पर काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलने लगती है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है और उसका काफी बड़ा खनन होने लगता है, हनन होने लगता है उसका, अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करेंगे, वो ना तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखेंगे और ना ही वो लोगों जो आसपास वाले एरिया में सोसाइटी है उसका ध्यान रखेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये नहीं होनी चाहिए, कई बार ऐसी बातें बोली जाती है। पर लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट की मोनोपोली यहाँ पर कोल इंडिया जो है मैक्सिमम वही निकाल कर लेकर आती है, तो कई बार ये माना था कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, उसका सप्लाई करने का तरीका इफेक्टिव नहीं है, इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है, लोगों को प्रॉपर टाइम पर इस रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी एक मुद्दा निकल कर आता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये मिनरल्स और जो रिसोर्सेज की कैटेगरी में आप लोगों से डायरेक्ट ये आप लोगों का पूछ जाएगा, जीएस 3 के अंदर है, ठीक है, 2 नहीं है 3 है।
तो यहां पर आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा, कोयले के बारे में कुछ बातें याद रखते हैं। कोयले का जो यूज है वो कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे सॉलिड हो गया कोक के तरीके से, तो आयरन और स्टील वगैरह जो बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ में कोल तार जो होता है, तार कोल भी इसको बोलते हैं, डाई, इसी के साथ में ड्रग्स और परफ्यूम वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। और कोयले का गैस भी होता है जो यहाँ पर यूज किया जाता है। कोयला जो हमारे देश में सबसे पहले कहां पर पाया गया था, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1974 यानी कि 1774 में यहां पर यह है रानीगंज, तो रानीगंज वाले एरिया में यहां पर देखने को मिला। अब रानीगंज किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। यहां पर बेसिकली नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं, लिग्नाइट, सब बिटनमस, बिटनमस और एंथ्रासाइट। एक पिट भी होता है, हालांकि ये कोयले की कैटेगरी में नहीं आता है, ये बिल्कुल एक तरीके से घास फूस कैटेगरी में आप लोग इसको बोल सकते हो। पानी टाइप में बेसिकली ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती नहीं है, पर लेकिन एंथ्रासाइट में अगर थोड़ा सा भी कोयला आप लोग लेकर जाओगे तो लंबे समय तक काम करेगा, तो ये एंथ्रासाइट वाला होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य हैं जहां पर हमारे देश में लगभग 70% कोयला अपने देश का पाया जाता है। तो ये बातें इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करेंगे तो जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडोनेशिया, इंडिया, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर देखने को मिलेंगे। कोयले से जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, कोयले से जो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी जो सूर्य से प्रोड्यूस करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल से, ठीक है। विंड एनर्जी इसी तरीके से हवा से प्रोड्यूस की जाती है, तो थर्मल। रानीगंज हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर झरिया हो गया, धनबाद हो गया और बोकारो हो गया, ये पर्टिकुलर झारखंड के अंदर एरिया है। और कोयला जो है उसको मैंने बताया अभी यहाँ पर नॉर्मली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 5वां तो बस नाम का है, ठीक है। कोयले की ये बातें आप लोग याद रखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी अबंडेंट में पाया जाता है। तो कार्बन होता है एक तरीका, कार्बन से डायमंड बना होता है, कार्बन से ये बना होता है। तो ये चीजें हैं, कुछ बात याद रख सकते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग का ऑलरेडी दे चुका हूं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी दिया था, तो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। बात की जा रही है एसेट मोनेटाइजेशन इज ए फाइन इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, पर लेकिन अगर ये यानी कि इफ अगर लग जाता है, अगर ढंग से यूज नहीं किया जाए तो ये नुकसान करेगा। अब एसेट मोनेटाइजेशन है क्या, पहले इसके बारे में समझिए। हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर बोला गया कि अपने देश में एसेट मोनेटाइजेशन हम लोग करेंगे, तो उस एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा इनके द्वारा बोला गया, काफी कुछ यहां पर चीजों को लेकर चलने की बात की गई। तो यानी कि हमारे देश में जो भी आज के डेट में जो चीजें हैं उसको प्राइवेटाइज के हाथ में इनके द्वारा देने की बात की गई, और बोला गया यहां पर कि हम लोग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, जिसमें यहां पर लगभग 6 लाख करोड़ पैसा हम लोग को मिलेगा, और फिर हम लोग उसको यूज पर करवाएंगे कोविड-19 से दिक्कत में बचने के लिए, और भी कई जगह। तो नीति आयोग के द्वारा जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसने भी इस चीज को रिकमेंड किया। तो पहले आप लोग समझिए कि मुद्दा क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब यह है, जैसे रेलवे जो है वो किराए पर दे दिया प्राइवेट के हाथ में, अंबानी रेलवे चला रहे हैं, अदानी रेलवे चला रहे हैं, तो वहां से गवर्नमेंट को जो पैसा मिल गया 90,000 करोड़ मिल गया, 50 स्टेशन यहां पर और 150 यहां पर प्राइवेट पैसेंजर जो ट्रेन है वो यहां पर बेसिकली उनके हाथ में पकड़ा दी। टेलीकॉम सेक्टर जो है 40,000 करोड़ रुपए आ गए, इसी के साथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पावर सेक्टर, यूथ अफेयर, सिविल एविएशन, इसी के साथ में पेट्रोलियम, गैस, शिपिंग, पोर्ट और वाटरवेज, मान लीजिए यहां पर ये सारे प्राइवेटाइज के हाथ में दे दिए। अब वो उसको मेंटेन करेंगे और वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट कमाए चाहे उनको नुकसान हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट को इतना पैसा मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग मान लीजिए 2 घर आप लोगों के पास में, एक घर आप लोगों ने किराए पर दे दिया और वहां पर लोग रह रहे हैं, तो बेचा नहीं है, किराए पर दिया है, तो यहां पर ये एक तरीके से मोनेटाइजेशन प्लान का मतलब ये कि किराया मिलता रहेगा। पर लेकिन किराया मिलता रहेगा का मतलब तो तब है ना, आप लोगों ने क्या किया, यहां पर आप लोगों ने घर दिया था, उसको कैसा उसने घर तोड़ फोड़ के उसकी ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। तो इसमें यह भी रहता है कि मेंटेन भी रखना है, आप लोग उसको इस तरीके से मेंटेन रखिएगा ताकि उसमें नुकसान भी ना देखने को मिले। पता चला मेट्रो दे दी जैसे यहां पर अंबानी को चलाने के लिए, ठीक है, उसने मेट्रो के ढक्कन उतार दिए, सारी चीजें उल्टी सीधी हो गई, तो वो सारी चीजें सही नहीं है, आप लोग को उसकी क्वालिटी में मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो एसेट मोनेटाइजेशन का जो देखिए फायदा तो है अगर देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अगर एसेट मोनेटाइजेशन कर देती है तो फिर ढंग की चीजों पर फोकस कर पाएगी, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये ऐसी चीजें जिससे लोगों को फायदा हो पाएगा। तो एसेट मोनेटाइजेशन से इसलिए यहाँ पर अच्छा भी है, पर लेकिन यहां पर ये गलत भी है। तो बोला जा रहा है रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है, तो बैलेंस कैसे बना पाओगे वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो पब्लिक का सामान है, टैक्स पेयर की मनी है, एक तो इसलिए भी नेगेटिव है क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने जैसे मेट्रो बनाई, मेट्रो आप लोगों के पास में अलादीन का चिराग तो था नहीं, आप लोगों ने हिसाब उससे आप लोगों ने मेट्रो बना दी, टैक्स पेयर की मनी से ही आप लोगों ने ये मेट्रो बनाई। यहां पर आज के डेट में आप लोगों ने क्या किया, प्राइवेट के हाथ में दे दी, ये टैक्स पेयर की मनी की बनाई गई जो मेट्रो थी। अब प्राइवेट वाले जैसे कि मैं और आप लोग जो है मेट्रो में आप लोग ट्रेवल करेंगे, पहले हम लोग मेट्रो में ट्रेवल करने का जो एक डिस्टेंस थी मान लीजिए 5 किलोमीटर, उसका हम लोग क्या दे रहे थे, पहले हम लोग उसके 40 रुपए दे रहे थे, अब उसी 5 किलोमीटर के मान लीजिए हम लोग को 80 रुपए देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के हाथ में आ गया, प्राइवेट वालों ने प्राइस बढ़ा दिया। हमारे ही टैक्स से बनाया गया प्रोडक्ट है,
हमारे ही टैक्स का बनाया गया प्रोडक्ट आप लोगों ने प्राइवेट के हाथ में दे दिया, और अब हम ही को ही यहाँ पर ज्यादा इसके लिए अपना इसको सर्विस को यूज करने के लिए पैसा भी पे करना पड़ रहा है। यानी कि चारों तरफ से यहाँ पर जनता की मारामार होती है, जनता के ऊपर लात पड़ती है चारों तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर बोला भी जाता है कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। आज एट द एंड ऑफ द डे झेलना किसको पड़ेगा? ये पैसा गवर्नमेंट को तो मिल जाएगा, पर लेकिन प्राइवेट वाले जो पैसा गवर्नमेंट को देंगे वो निकल कर कहां से आएगा? वो तो हमारी जेब से आएगा। तो ये बात बोली जाती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी था एक नया प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर 100 लाख करोड़ का आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पर अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर रिस्क और जब रिवॉर्ड की आप लोग बात करते हैं तो ये दोनों कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको कंफ्यूज मत करना अगर बात करूं प्राइवेटाइजेशन के साथ में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन अलग चीज है, एसेट मोनेटाइजेशन अलग चीज है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में भी आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसको लेकर एक बार समझा देता हूं किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर आज की डेट में कोई कंपनी है, उसके पास में 100 शेयर है, तो उसने 100 शेयर में से अगर 40 शेयर उसने अपने जो है बेच दिए, तो इसका मतलब उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास में 60 शेयर उसके पास में, तो डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जो भी एट द एंड ऑफ द डे बोला जाएगा कि हाँ ये इंसान जो है ये काम कर रहा है, तो वो जो करना चाहेगा वही करेगा, तो यही डिसीजन लेगा, कोई बाहर वाला नहीं लेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के हाथ में ये पावर दे रखी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर उसका मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है कि शेयर जो कैपेबिलिटी है वो आप लोगों के हाथ में ही है। पर लेकिन सोचिए डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर आप लोगों ने 55% शेयर बेच दिए, तो आप लोग के पास में क्या रह गए? आप लोग के पास में 45% शेयर रह गए। तो अब क्या हो गया? अब हो गया कि दूसरे इंसान के हाथ में यहाँ पर डिसीजन लेने की पावर चली गई है। अब आप लोगों को जो भी करना पड़ेगा उससे पूछ कर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 55% शेयर उसके हाथ में है, उसी का डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग को प्राइवेटाइज कर दिया, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलने लगते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जब यहाँ पर 50-50 होगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों सहमति से काम चलेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है जिसके बारे में आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी बनती है। आप लोग मान लीजिए कोई प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रहता है? अगर बात करें डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या रहता है कि गवर्नमेंट क्या करे, एक तो यहाँ पर रिड्यूस करे जो फाइनेंस बर्डन होता है उसके ऊपर, उसको कम करे, इंप्रूव करे जो पब्लिक फाइनेंसिंग होती है, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में अच्छा खासा इंट्रोड्यूस करे, कंपटीशन मार्केट में आएगा क्योंकि प्राइवेट वाले रहेंगे तो कंपटीशन में आएंगे। इसी के साथ में ग्रोथ जो हो कंपनी की बढ़ेगी, मानते हैं गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ढंग से नहीं चल पाती है, प्राइवेट के हाथ में जाकर उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं, वो कूद कूद कर चलती है। अब ये तो पता नहीं कितनी कूद कूद कर चलती है, ठीक है। अगर इसरो देखो, डीआरडीओ देखो, बेस्ट कंपनी है, चल तो रही है अच्छे से, चलाने वाला चाहिए, पर लेकिन कई बार जो है चीजें सही भी है, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सारी चीजों पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जनता के बारे में सोचना चाहिए कि उसका प्राइस इतना भी ना बढ़ जाए कि जनता के अंदर त्रहाईमाम बच जाए। तो एनकरेज करना चाहिए, वाइडर शेयर ओनरशिप होनी चाहिए, कि एक के हाथ में दे दिया। जैसे अभी देखा आप लोगों ने एयरटेल और जियो के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर किसी ने 20% और किसी ने 25% के करीब यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिए। वही जो आप लोग पहले 300 रुपए में लिया करते थे 3-3 महीने के टैरिफ, वो आज की डेट में आप लोगों के लगभग मतलब 700-800 रुपए हो गए, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग, जो फ्री दिया गया था वो सारा फ्री अभी आप लोगों से चूसा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अब जनता ऑलरेडी कोविड-19 में जूझ रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया डेटा, जब यहाँ पर दिखाया आप लोगों को कि 6 लाख के करीब लोग जो है, सॉरी हाँ 6 नहीं, एक तरीके से कितना था वो, एक मिनट दिखा देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर 6 मिलियन था, यहाँ पर यानी कि 60 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है। तो लोग जो है, लोगों के हाथ में खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को लाले पड़ रहे हैं खाने के, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर उनके फोन पे एक दूसरे को बात करने से जो तसल्ली मिलती है उसका भी आप लोग बेसिकली प्राइस इस तरीके से बढ़ा रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट्स मोनेटाइजेशन होता है, जो कि यहाँ पर इसको देखता है डिसइन्वेस्टमेंट को, ठीक है। DIPM और नीति आयोग के द्वारा ज्वाइंटली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मीटिंग होती है कि हाँ कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है, और फिर चीजें इस तरीके से आराम से कंप्लीट प्रोसीजर किया जाता है 4 से 5 महीने में। तो ये है यहाँ पर डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, सारा मुद्दा इसके अंडर रहता है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो काफी डिटेल में ये बातें बताई, इसका बेसिक पर्पज ये था कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में लेकर इसको क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये बेसिकली सही भी है गलत भी है, तो बेसिक बुद्धा वाला बात आप लोगों को रखना है आंसर राइटिंग में भी, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, देखता हूं कौन कौन अच्छे से आंसर देता है। कई सारे बच्चे काफी डिटेल में अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग देख लिया कीजिए। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, और पॉलिटी का जो रिवीजन कर रहे हैं वो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कई सारे पॉलिटी के मैं यहाँ पर डालता भी रहता हूँ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा था ना आप लोग 12th जो ज्योतिर्लिंगा, तो ऐसी चीजें भी आप लोग को मिल जाती है। तो बाकी यहाँ पर आंसर राइटिंग में आप लोग जा सकते हैं। तो कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आंसर एक दूसरे का रिव्यू करेंगे तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर काफी प्यारे प्यारे आंसर पोस्ट किए जा रहे हैं, कई सारे लोग जो है इनको रिव्यू भी कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो एक दूसरे का आंसर आप लोग जरूर रिव्यू किया करें, काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये पूरा आर्टिकल हो गया आप लोगों के सामने, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के सामने अब होगा। सीबीएसई के बारे में जो आर्टिकल था मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में वुमेन को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो वाली चीजें बोली गई एक सीबीएसई के पेपर में। उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया कि आज की डेट में जो नई नई जो वुमेन के खिलाफ जो वुमेन को लेकर हम लोग जो नए नए रिवोल्यूशन चल रहे हैं देश के अंदर में, ठीक है, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। इनके जो फेमिनिस्ट जो रिवोल्ट हुए उन्होंने गलत तरीके से सोसाइटी में वुमेन को रिप्रेजेंट किया। पहले जो वुमेन थी वो एक तरीके से यहां पर अपना जो हस्बैंड था उसके आगे से चला करती थी, तो सब कुछ सोसाइटी में सही रहता था। पर लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे वुमेन जो है वो हस्बैंड की बातें मानना बंद कर रही है, वो सारी चीजें उसे सोसाइटी में एक अलग नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें चलती हुई नजर आ रही है। तो माना यह जाता है कि सबऑर्डिनेट रहना था महिला को एक तरीके से पुरुष के, तो महिला जो होना चाहिए ना, वाइफ जो है वो हस्बैंड के कंट्रोल में रहनी चाहिए, ये उस आर्टिकल में बोला गया। तो इसके चलते यहां पर पार्लियामेंट में हा हुल्ला हुआ, तो सीबीएसई के द्वारा रिग्रेट किया गया, माफी मांगी गई, सोनिया गांधी जी के द्वारा भी यहां पर ये पूरा मुद्दा उठाया गया। तो ये अभी बोला गया यहां पर ये गलत है इस तरीके से, अगर ऐसी बातें आप लोग यहां पर लिखते हैं तो होना क्या चाहिए यहां पर। अगर बात करें आज के डेट में, एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को पढ़ाना क्या चाहिए आप लोगों, तो उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे यहां पर बात करें तो पढ़ाने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र, यानी कि मुझे पता है बहुत सारी चीजें पर लेकिन मैं उस चीजों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो मेरी शिक्षा का कोई मतलब थोड़ी ना रह गया। अगर मुझे पता है तो मैं उसको पढ़ा भी पा रहा हूं, वो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया यहां पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए यहां पर, प्रॉपर वैल्यू यहां पर एक तरीके से न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके से ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करें वहां पर एक ऐसी चीजें लेकर चल रहे हैं ताकि लोग जो है उस तरीके से उसको गलत तरीके से बच्चों को ये चीजें पढ़ाओगे तो आगे चलकर उनका माइंड सेट हो जाएगा, अच्छा वाइफ है वो तो कंट्रोल में रखनी होती है, ठीक है, उस तरीके से वो सारी चीजें, तो गलत है सोसाइटी में वो। सेकंड जो यहां पर बात की जाए, क्रिएटिव होना चाहिए, जो यंग लीडर है वो क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि आप लोग उनको रटवा रहे हो बैठाकर कि ये रट लो वो रट लो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए उसकी। तीसरा बोला गया कि अपने आप को तो समझे ही समझे, आउटर वर्ल्ड को भी समझे, पर्सनैलिटी जो यहां पर पर्सनल भी समझे और पॉलिटिकल भी समझे, तो एक ब्रिज होना चाहिए यहां पर चीजों को अंडरस्टैंडिंग का, तभी सोसाइटी में अच्छे लीडर हम लोग निकाल कर लेकर आ पाएंगे। और हमारे संविधान के निर्माता और हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, जैसे गांधी जी हो गए, बी आर अम्बेडकर जी हो गए, इसी के साथ में सावित्री बाई फुले हो गए, इनके द्वारा एक ऐसी सोसाइटी बनाने की बात की गई थी। वरना ऊपर से वो सोचते होंगे, आजकल में देखते होंगे कैसे कीड़े मकोड़े हो गए यार, देश के अंदर बनाना क्या चाह रहे थे, क्या बन गए, फालतू में ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दे दी, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि क्या बनाना चाहते थे और क्या बन गए, तो वो वाली कंडीशन है। तो एंटी वुमेन जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, उसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो बोला यह गया, हालांकि सीबीएसई के द्वारा माफी मांग ली गई है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये ऐसी चीजें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। आइए अब यहां पर बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस के बारे में। अगर आप लोगों से बात की जाए तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया, तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, तो मैंने डिटेल में कवर कर दिया, अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी यहां पर। तो ये होलसेल प्राइस के बारे में बात की जा रही है, जो मैंने अभी आप लोग को डिटेल में बताया, तो वही सारी बातें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बोला गया ग्रोथ जो है वो 9.7 रहने वाली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक काफी इंपॉर्टेंट बैंक है, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जिसे नहीं मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो याद रखिएगा इसका फिलीपीन में हेडक्वार्टर है और 68 कंट्री इसके आज की डेट में मेंबर है। 1966 में इसको बनाया गया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, और इसमें एशिया पैसिफिक के मेंबर देखने को मिलेंगे कई सारे, ऐसा नहीं कि एशिया के मेंबर है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक न्यूज जो निकल कर आ रही है, यह है चार धाम के बारे में। चार धाम जो है बेसिकली उसको वाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया रास्ता। आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया कि जो चार धाम है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यहां पर पिथौरागढ़, तो इनको आगे कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। जैसे यहां पर देहरादून और देहरादून से मेरठ और मेरठ से फिर दिल्ली के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश इनको की जा रही है, तो उसी के चलते एक प्रॉपर हाईवे बनाया जा रहा है। तो बोला यह गया कि बनाना तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि यहां पर जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको आसानी हो सके, और उत्तराखंड वाले लेवल में आप लोग इसको बना रहे हैं। पर लेकिन फिलहाल क्या चीजें स्टार्ट हो गई हैं, जो चीजें अभी स्टार्ट हो गई हैं वो गलत है, इसको उस तरीके से हटकर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है आज के डेट में, जैसे नहीं बोल देते आप लोग कि बोला तो ये गया था कि हम लोग को इसको लोगों के फायदे के लिए बात करनी है, पर लेकिन आज की डेट में चक्कर वहां से हटकर यही हो गया है कि सिक्योरिटी के लिए इसको बोलना स्टार्ट करें, सिक्योरिटी के लिए इसको लेकर चल रहे हैं, तो वो वाला मुद्दा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में इसको क्लियर रहेगी, ठीक है। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि इसको अलाउ कर दिया, पर बोलते हैं कि उत्तराखंड में काफी ऐसा एरिया, पता चला बाढ़ आ रही है, दिक्कत है, तो उसको कैसे लेकर चलोगे। लखीमपुर के अंदर बात करें अगर यहां पर, तो बात की जा रही है कि कई सारे लोगों की जान गई थी यहां पर जब उस टाइम पर, तो बोला गया प्लांट था बेसिकली जो यहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, ठीक है। आशीष मिश्रा के जो सन थे यहां पर, आशीष मिश्रा सन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, ठीक है, तो आशीष मिश्रा के द्वारा हरकतें की गई थी। तो एसआईटी बनाएगी तो ये मर्डर का चार्ज लगेगा यहां पर इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत,
तो यहाँ पर मर्डर आएगा सेक्शन 302 के तहत। तो यहाँ पर अब इनके खिलाफ ये प्रॉपर प्रोब होगी। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट जो यूएन ड्राफ्ट लाया गया था क्लाइमेट चेंज को लेकर। ये जो ड्राफ्ट लेकर आया गया था, ये ड्राफ्ट लेकर आई गई थी कई सारी कंट्री। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आयरलैंड और खासकर जो नाइजर है, ठीक है, उसके द्वारा ड्राफ्ट लाया गया था। तो ये पास नहीं कराया गया क्योंकि यहां पर रसिया और इंडिया ने अपोजिट में बेसिकली वोट डाला है और चाइना भी एब्सटेन कर गया है। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, एब्सटेन का मतलब होता है कि हम लोग वोटिंग करने ही नहीं गए, ठीक है। एक तो होता है जाओगे तो जाओगे, वोटिंग एक सपोर्ट में करोगे फिर अपोज में करोगे। एक होता है भाई साहब हम लोग गए नहीं, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। तो ये वाला मुद्दा है। इसमें ये बोला क्या जा रहा था कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके अंदर से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा भेजना था क्लाइमेट चेंज का। तो उसको लेकर यहां पर इन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो यहां पर तो सारे आप लोग बेसिकली एक और ज्यादा टाइट हो जाता बेसिकली मुद्दा, तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये सपोर्ट नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी कहां पर हुई ये आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। और 27 और 28 कहां पर हो रही है ये भी आप लोगों को बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। अच्छा हाँ, ई सिल्वर डोर मैंने आप लोगों से पूछा था, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, कल का मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का था ये ई सिल्वर डोर। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। तो लोकेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नजर ना आए। आज भी मैप बेस्ड क्वेश्चन दूंगा तो उसके बारे में जाकर जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो मैप को आप लोग जरूर नहीं हार कीजिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के जिनका नाम है एनवी रमन साहब, इनके द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया कम से कम 50% जो है वो वुमेन जज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, तो इनके बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि 50% जज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, खासकर वुमेन के। इससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि 50% जो जज रहेंगी वुमेन, तो यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा। और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप लोग कई बार पढ़ाई है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को होना ही नहीं चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में टोटल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो रहते हैं वो आप लोग को सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर नजर आएंगे। तो 1993 में जब सेकंड जज केस आया था, कॉलेजियम सिस्टम वहां से इंप्लीमेंट किया गया। आज की डेट में अगर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, ये बात है जो इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। फिर 1998 का एक और जजमेंट आया, उसमें चीजों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो रहती है वो यहां पर चेक करती है किसी जज को अगर अपॉइंट करना है कि ये जज जो है वो अपॉइंट करने लायक है या फिर अपॉइंट करने लायक नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटेलिजेंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से पूछी जाती है। अब यहां पर 2 आर्टिकल जरूर याद रखेगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी थे। आर्टिकल एक तो है 124 आर्टिकल बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की अपॉइंटमेंट करनी है, और आर्टिकल 217 जो बोलता है वो बोलता है हाई कोर्ट के अंदर जज की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है। मैंने आर्टिकल 214 भी आप लोगों को पढ़ाया था। आर्टिकल 214 क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, रिपीटेडली इसलिए कई बार चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग के अंदर जो है जो भी कंफ्यूजन की जो बातें हैं वो थोड़ी दूर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला गया कि ओवर यहां पर लगभग यूएपीए जो लगाया गया है, डिटेन किया गया है, लगभग 30 अंडर 30 के करीब सारे लोग हैं जहां पर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है वो जो लगाया गया है, मैक्सिमम लोग वो हैं जो अंडर 30 के अंदर आते हैं। तो ये होम मिनिस्ट्री की साइड से यहां पर जो डेटा प्रस्तुत किया गया उसमें कई सारी बातें आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हमारी कंट्री में पास किया गया था 1967 में, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, खुद के नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। 1967 में लाया गया था, पर लेकिन अभी इसको अपडेट किया गया। तो 180 दिन के तहत बोला जाता है आप लोगों को यहां पर बेसिकली इसके तहत मैक्सिमम चार्जशीट फाइल करनी होती है, तो उसके तहत यहां पर इसको देखा जाता है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है यहां पर ये अभी इसमें ये बोला गया, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को बोलते थे टेररिस्ट मानना है, पर भी एक इंडिविजुअल भी अगर कोई हरकतें कर रहा है उसको भी आप लोग टेररिस्ट मान सकते हैं। अगर इंडिविजुअल को आप लोगों ने हरकतें करी और उसको टेररिस्ट मान लिया तो फिर ये सोचने वाली बात हो जाती है, तो उसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये माना जाता है कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसका भी ये संविधान में हनन करता है इंसान का, और फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 के तहत उनका भी यहां पर ये हनन करता हुआ नजर आता है। तो फंडामेंटल राइट का हनन करता है। तो 2019 में अभी यहां पर इसके चेंज किया गया, और एनआईए जो है जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप लोग बोलते हैं, उसके हाथ में पावर दे दी गई कि यहां पर जो डायरेक्टरेट जनरल है जो यहां पर जो एनआईए का वो बेसिकली यहां पर इसको मुद्दे को लेकर चलेगा, और डीएसपी या फिर एसीपी रैंक का जो मिनिमम यहां पर इंसान होना चाहिए जो उनको केस को देखेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा केस अभी पाए गए थे, मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था, तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। 11 स्टेट और जो 1 यूनियन टेरिटरी जो है उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है। आज के डेट में बॉर्डर को लेकर लड़ाई है कई सारे राज्यों के बीच में, जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में देखने को मिलेगा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में लद्दाख हिमाचल प्रदेश, ये महाराष्ट्र कर्नाटक, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में यहाँ पर आसाम के बीच में, आसाम मेघालय के बीच में, आसाम मिजोरम के बीच में, तो कई सारे एरिया में लोकसभा में यहाँ पर ये बात भी उठाई गई, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये बात की जा रही है कि राज्यसभा के द्वारा नोट दे दी गई है जो सीबीआई और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है और सीबीआई के जो लोग हैं उनको मैंने बोला था ना उसको अभी रिसेंटली यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर बोल दिया गया कि यहाँ पर उसको नोट दे दी गई है कि उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस किया था सीबीआई के बारे में, आप लोगों को याद होगा। तो वही चीजें यहाँ पर फिर से रिपीट की जा रही है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना आप लोगों को इनको लेकर, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर कि यहाँ पर क्या क्या है चीजें। तो सारी चीजें बता रखी है, फिर से इसके ऊपर आर्टिकल आ गया, फिर से कवर कर लूंगा। और पॉलिटी में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एक बार जाकर सर्च कर लेना, पॉलिटी में भी आप लोगों को सीबीआई पूरा मिल जाएगा। कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये बनाए गए थे, ये आप लोग बताइए। वैसे तो कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, टेंशन मत लिया करो, रेगुलर लेक्चर सुनोगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बार बार आप लोगों को रिपीट होती नजर आ जाएगी, तो उनको लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग थोड़ा देखिएगा। बाकी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नागा, बेसिकली मैंने बोला था ना अभी यहाँ पर ये कई सारे लोगों की जान गई, तो यहाँ पर एक तरीके से उसको रिपील करने की बात करें, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो यहाँ पर अभी इमर्ज हो रहा है, तो उसके चलते एक एनालिसिस किया गया। तो कहां से निकल कर आया था, साउथ अफ्रीका से ये निकल कर आया था, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और काफी ज्यादा न्यूज में हो गया था, डेल्टा के साथ में कंपेयर किया जाता, पर लेकिन हमारा डेल्टा जो है वो जो हमारे देश से निकल कर आया वो जीत गया, वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो आगे निकल गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बोला गया सेक्स जो वर्कर हैं उनको यहाँ पर राशन कार्ड इशू करो, क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए अपने देह का व्यापार करना पड़ता है, और जो कि यहाँ पर अगर देह का व्यापार नहीं किया गया तो वो भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए उनको यहाँ पर होना चाहिए बेसिकली राशन कार्ड। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 21 तो संविधान के अंदर, तो उनको भी राइट टू लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से लेकर चल सकती हैं, तो यहाँ पर चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। 55% जो यहाँ पर एडल्ट हैं उनको अभी वैक्सीन मिल चुकी है, ये बोला जा रहा है मांडविया साहब के द्वारा। तो आप लोगों ने अपनी वैक्सीन लिया या फिर नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो उसको जरूर लीजिए। नेशनल जो यहाँ एनआई है उसके द्वारा अरेस्ट किया गया बेसिकली एक अफगान को, जो कि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह बेच रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या मुद्दा होता है, ये जो ड्रग्स के जो केस होते हैं ना हमारे देश में, तो डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर इन चीजों को देखती है, ठीक है। कई बार यहाँ पर इस तरीके के जो केसेस निकल कर आते हैं, तो एनआईए जो रहता है यहाँ पर ये मुद्दे को देखता है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, कोई भी ऐसा हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है नेशनल लेवल पर, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। स्मगलिंग कहां से की जाती है, तो आप लोग को पता ही है, मैंने बताया था, एक तो गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है, और एक तरीके से आप लोग को गोल्डन ट्राइंगल, मैंने बोला था ना इसके बारे में, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने आप लोग को पीपीटी प्रोवाइड कराई थी, यहां पर भी आप लोग देखते हैं टेलीग्राम पर डाल रखा है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि ये ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, और यहाँ पर ये हो गया बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो ये पर्टिकुलर एरिया रहते हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर अफीम की खेती की जाती है। तो हमारी कंट्री में भी ये काफी लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसका इंपैक्ट पड़ता है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इस एरिया में काम करती है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट है 2008 का, वो यहाँ पर लिया गया था, तो वो इसके अंदर चेक करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनआईए जो है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जब कोई टेररिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं, तो ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 2008 में ये लाई गई थी, जब हमारे देश में जो अटैक हुआ उसके बाद में लगा कि कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये टेररिज्म को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेररिस्ट को कंट्रोल करने का ये मुद्दा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये सुडोकू है जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कई सारे बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग की सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। कोविड-19 के लिए फाइजर जो वैक्सीन है बोला जा रहा है 90% इफेक्टिव है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर ये, अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो यूएसए के, वो एम्बेसडर बनकर आ रहे हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर अभी ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछा गया था, ठीक है। तो एरिक गैरसरी है इनका नाम, आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर कोर ह्यूमन राइट इन सब मुद्दों पर ये एंगेज करेंगे, ऐसी बातें बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बिल्कन साहब जो है वो बोल रहे हैं कि खासकर बिल्कन के बारे में आई थिंक पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, पता नहीं कौन सा यूपी पीसीएस का किसका पेपर था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर ये मिलिट्री को लेकर अभी और एक्सपेंड करेंगे, तो ये बातें बताई जा रही है। तो कितना एक्सपेंड करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो आगे देखने को आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नो पनिशमेंट फॉर यूएस ट्रूप ओवर काबुल स्ट्राइक, काबुल में जो स्ट्राइक की थी उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारी कंट्री में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये भी अपने देश की फोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टैंकर ब्लैक ब्लास्ट हो गया यहाँ पर हैती के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चलेगी। कल ई सिल्वाडोर था, आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो है हैती, तो जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई सारे पूछे गए थे, तो नव्या के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। देखिए कई सारे बच्चे जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं वही दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है और आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो बताइए जरा। तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों से पूछा था मैंने कि यहाँ पर माउंटेन सुमेरु के बारे में, तो याद रखिएगा ये इंडोनेशिया में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस भी किया था, ये हमारी जो नैनो मैगजीन की वीडियो आती है उसके अंदर में, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
और आज का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर बता देता हूं, फिर आप लोग बोलते हो सर आज ही बता दिया करो। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली सी राजगोपालचारी जी के बारे में, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी जी को अब तो देश आजाद हो ही रहा है, फालतू में एक और मूवमेंट क्यों चलाना है। तो हालांकि कई जगह तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पर लेकिन इस वाले मूवमेंट में इनको बोला गया था, जो यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोग ने चलाई। तो ये बातें देखने को मिली थी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें डिस्कस कर दी, एक एक आर्टिकल अब आप लोग के माइंड में क्लियर हो चुके हैं, कहां पर क्या क्या चीजें, इन्फ्लेशन क्या होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है, सारी चीजें क्या सीएसओ होता है। तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता आप लोग के हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आजादी से पहले क्या क्या दिक्कत थी, ठीक है। सारी चीजें कोयले के बारे में बात कर ली, क्या क्या मुद्दा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये देखा हम लोगों ने मोनेटाइजेशन, जो असिस्ट मोनेटाइजेशन का प्लान है, कहाँ कहाँ पर कितनी चीजें क्या क्या खर्च की जा रही है। इसी के साथ में डिसइन्वेस्टमेंट वाला भी मुद्दा मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। इसी के साथ में सीबीएसई का क्या इशू है वो हम लोगों ने समझ लिया काफी डिटेल में। और इसी के साथ में जो कुछ एनालिसिस के पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर भी देखे, ठीक है, क्या एसआईटी और क्या क्या चीजें। तो पूरा डिस्कशन कैसा है जरूर बताना, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं लाइक कर, वरना डिसलाइक नहीं, वरना रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, जैसे लोग कर रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।